मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और जो है अवोगाद्रो के नियम को बता दिया था। आज हम इस नए क्लास में हम आपको जो है गैस समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, गैस समीकरण क्या है। जो समीकरण जो है दाब, ताप और आयतन, इन तीनों में संबंध को व्यक्त करता है, वो गैस समीकरण कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह समीकरण जो किसी निश्चित मात्रा के दाब, आयतन और दाब, आयतन और ताप तीनों में संबंध को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाएगा, जो है गैस समीकरण कहलाएगा। और यह जो समीकरण है वो जो है बायल के नियम और चार्ल्स के नियम के संबंध को भी व्यक्त करता है। अर्थात उन्हीं के नियम से जो है गैस समीकरण की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि निश्चित मात्रा का दाब, आयतन और ताप में जो संबंध व्यक्त करेगा गैस समीकरण कहलाएगा। और यह समीकरण बायल के नियम और चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप है। अब जैसा कि हम पढ़े हैं कि बायल के नियम से आप लोग पढ़े हैं कि V प्रोपोर्शनल 1/P। इन्होंने क्या इससे किया था, स्थिर ताप पर इन्होंने स्थिर करके ये समीकरण दिया था। और अगर हम चार्ल्स के नियम से बात करें तो चार्ल्स के नियम में V प्रोपोर्शनल 1 जो है T हो जाएगा। इन्होंने स्थिर दाब पर इसकी गणना किया था। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो V प्रोपोर्शनल जो है ये आपका T/P हो जाएगा, क्योंकि T ऊपर गुणा हो जाएगा तो V प्रोपोर्शनल T/P हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटाने पर कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो इस कांस्टेंट के विषय में रिडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी बात बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम से जो है ये कैपिटल R रख दिया जाता है। तो R कैपिटल T/P या PV बराबर RT हो जाएगा, PV बराबर RT। तो ये आपका सूत्र आ गया, या इसी को हम PV/T बराबर R भी कह सकते हैं। इसका मतलब दाब, आयतन का गुणनफल और ताप के अनुपात को जो है रिडवर्ड नियतांक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा गैस समीकरण का सूत्र हो गया। ये आपका यही सूत्र गैस समीकरण का सूत्र है। अब गणना के लिए अगर हम बात करें तो गणना के लिए जो सूत्र होगा, वो होगा P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। इसी सूत्र की सहायता से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगर बायल के नियम को देखा जाए तो बायल के नियम के आधार पर अगर ताप को बराबर कर दिया जाता है तो P1V1 बराबर P2V2 हो जाएगा। और अभी हम जो है आयतन को स्थिर करते हैं तो P1/T1 बराबर P2/T2 हो जाए। अर्थात ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके द्वारा चाहे बायल का नियम का सवाल हो, चाहे चार्ल्स के नियम का सवाल हो, या चाहे दाब के नियम का सवाल हो, आप इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, जिसको समान ताप या समान शब्द बोले उसी को आप कांस्टेंट करके हटा देना है। ठीक है, तो ये गैस समीकरण हो गया, जहां आपका P1 जो है P1, V1 और T1 ये पहले गैस का, यहाँ बोल दे रहे हैं, यह पहले गैस का दाब, आयतन और ताप है। और जो हमारा ये P2, V2 और T2 है, ये तीनों आपका दूसरे गैस का दाब, आयतन और ताप है। तो इस तरह से आपका ये गैस समीकरण हो गया। अब इसी गैस समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कब कहा जाता है, तो वहाँ पर आप बताएंगे ऐसा समीकरण जो बायल और चार्ल्स के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे आदर्श गैस समीकरण कह देते हैं। तो इस हेडिंग को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर आपसे आदर्श गैस समीकरण पूछता है, आदर्श गैस समीकरण, ये अगली हेडिंग इसको डाल लेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या है। परिभाषा ध्यान रखिए, सुन लीजिए, ताकि आप लोग लिख लेंगे कि ऐसा समीकरण जो बायल और चार्ल्स के नियम का क्या करता है, पूर्णतः पालन करता है, उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा PV बराबर NRT, जहाँ N क्या है,
n मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। n बराबर होता है जो है W/m, अर्थात W भार हो गया और m अणुभार हो गया। तो इसके आधार पर आपका जो सूत्र बन जाएगा PV बराबर W/m/RT, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। और ये भी है, अगर 1 मोल के लिए पूछा जाएगा तो n बराबर आप क्या रख देंगे 1। तो इस तरह से ये गैस समीकरण का भी टॉपिक क्लियर हो गया और आदर्श गैस समीकरण का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम इनसे चलते हैं, आपको कुछ 2-3 उदाहरण आपको बताएंगे जिससे इस नियम के जो है सवाल आपको आने लगे और उसके लिए फिर हम अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ हमने विशेष बिंदु लिख दिया है जिसको आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप जो है इसमें काफ़ी सवालें नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण की जितनी सवालें लगेंगी इन सब मुख्य बिंदु से ही ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी गैस समीकरण की सवालें तो आ जाएंगी। तो देखिए पहला ध्यान रखेंगे, एक वायुमंडल बराबर 760 मिलीमीटर या 760 टोर बोला जाता है या 0.7 से जो है सेंटीमीटर पारा, और जो रीडबर्ग नियतांक हमने लिखाया है R, उसके जो है प्रत्येक मान अलग अलग होते हैं, जिसको हमने लिखा है MKS पद्धति में R बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, CGS में 8.314 10⁻⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल है, और जो है STP पर जो है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल है, और अगर कैलोरी पूछा जाए तो 2 कैलोरी होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड STP पर अर्थात मानक ताप दाब इसका पूरा नाम है, NTP लिख रहे हैं मतलब समान ताप पर जो आयतन होगा 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे, इस विशेष बिंदु को लिखने के बाद आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे। चलिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल पर। लिखा है 15 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन 360 मिलीलीटर है, यदि दाब जो है स्थिर रखा जाए तो किस ताप पर गैस का आयतन जो है 400 मिलीलीटर है। तो देखिए इसको हम जो है गैस समीकरण से लगाते हैं। तो इसमें दिया क्या गया है, पहला T1 आपको दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो 15 डिग्री सेल्सियस को आप 15 + 273 आप जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 1 8 288 हो जाएगा। अब देखो इस पर आयतन V1 कितना है, 360 मिलीलीटर हो गया। अब कह रहा है यदि दाब स्थिर रखा जाए अर्थात P1 बराबर P2 बराबर P, ठीक है। दाब स्थिर मतलब पहले का दाब और बाद का दाब, दोनों का दाब आपस में बराबर है। फिर कह रहा है किस ताप पर जो है, किस ताप पर इस गैस का आयतन कितना हो जाएगा, 400 मिलीलीटर हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं गैस समीकरण से, गैस समीकरण से P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2, ये सूत्र आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या है, जो है T2 निकालना है। तो आप यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, पूरा मान आप रख दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप T2 निकालना तो इसको क्रॉस गुणा कर दो। तो यहाँ देखो P2 V2T1 अपान P1 V1 बराबर T2, ऐसे आप इसको क्रॉस गुणा करके कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए P2 का मान कितना है आपका, V2 का मान कितना है 400, और उसके बाद आपका T1 का मान 288, और अपान P1 का मान P हो जाएगा और V1 का मान 360 हो जाएगा। तो ये आपका T2 हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए P और P क्योंकि बराबर है कट जाएगा। अब यहाँ देखिए एक 0 से 1 0 काट सकते हैं, 4 धामा 40 4 9 36 हो गया। अब उसके बाद 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 से इकट्ठा है, 9 दूनी 18 32 हो गया। तो यहाँ से हम T2 बराबर जो है 10 × 32 बराबर 320 डिग्री सेल्सियस हो गया। उस चूँकि केल्विन बनाया गया है तो ये आपका आंसर जो आएगा ये केल्विन हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन की बात किया गया और डिग्री सेल्सियस में बात किया गया है, तो इसको डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे, अर्थात T2 बराबर 320 - 273। तो देखिए यहाँ पर 320 में अगर 273 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचे आपका जो है 1, तो 11 में से 7 निकल गया 4। एक तरह से ये
47 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह सवाल हो गया। अभी हम एक सवाल और आपको आदर्श गैस समीकरण बताएंगे, उसके बाद जो है अभ्यास के लिए प्रश्न देंगे। देखिए दूसरा उदाहरण दिया गया है कि 11 ग्राम CO2 का मानक ताप दाब पर आयतन कितना होगा। तो यहाँ देखिए लिखेंगे CO2 का भार को W से लिखा जाता है, ये दिया गया है 11 ग्राम। अब CO2 का हम अणुभार पता करेंगे, तो इसका अणुभार को m से लिखा जाता है। तो कार्बन का आपका 12 होता है और ऑक्सीजन का 2, चूँकि 2 मात्रा है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसको हम 16 लिख देंगे। तो अब 12 + 16 दूनी 32, तो 2 2 4 एक तरह से 44 इसका अणुभार हो गया। अब देखिए चूँकि मानक ताप दाब पर जो दाब होता है वो एक वायुमंडल होता है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और जो ताप होता है, मानक जो ताप होता है, मानक ताप कैपिटल T जो होता है 273 केल्विन होता है। तो इस तरह से, और मानक ताप दाब STP पर जो रीडवर नियतांक का मान होता है वो R बराबर 0.0821 होता है। ठीक है, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। अब देखिए आपको इसमें अब आपके पास जो फार्मूला है वो है आदर्श गैस में PV बराबर W/m/RT। देखिए ध्यान रखिएगा, चाहे आप W/m/RT लिखिए चाहे NRT लिखिए। अब इसी पर हमको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो V बराबर W/m/RT/P, इसी पे सारा मान रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल रहे हैं हम आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबका मान हमने यहाँ रख दिया, W/m/RT और P का मान ये रख दिए। ठीक है, अब देखिए 11 चौका 44, तो ये हो गया, यहाँ पर 1 आएगा तो 1 × 0.0821 × 273/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को आप कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो है करते हैं, तो देखिए इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे 10.415 आएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 136.5 आएगा। अब इन दोनों का गुणा करने पर 5.6 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 सवाल आपको दे दिए हैं, आपके पास किताबें होंगी तो उससे और सारे सवाल सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसमें कुछ अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे देते हैं। ठीक, तो देखिए हमने आपको जो है अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। ये 3 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम आपको हिंट के लिए दे रहे हैं कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आदर्श गैस समीकरण से लगेगा। ठीक है, बाकी 2 जो क्वेश्चन हैं वो गैस समीकरण से लगेगा, जिसका सूत्र है P1 V1/T1 बराबर P2 V2 जो है T2। यहाँ ध्यान रखेंगे, इससे आप नहीं घबराएंगे। NTP पर मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इस स्थान पर जो मानक दाब होगा 760 रखिएगा, P बराबर 760 रखना है, और जो ताप रखना है वो 273 केल्विन रखना है। ये ध्यान रखेंगे तो आपको ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएंगे। ये बात थोड़ा सा हम इसमें हिंट दे रहे हैं क्योंकि NTP लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये सवाल आपको भी हमने इसके पहले सवाल बताया एकदम उसी हिसाब से। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्लास इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस जरूर करते जाएंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो आज के लिए यही इतना। ठीक, थैंक्स।